तुरंत ही डॉक्टर राव और सिरिल ने अपनी दूरबीन उन पर फोकस कर दी। कुछ देर बाद डॉक्टर राव चिल्लाए, सिरिल, वाह, ये तो वास्तव में ही काले रॉबिन हैं। अब जरा पेड़ पर चढ़कर उनके घोंसले में तो झांको। सिरिल पेड़ पर चढ़ गया और बोला, अंकल, इसमें रॉबिन के 2 अंडे भी हैं। डॉक्टर राव प्रसन्न थे। उन्होंने सिरिल को कई पेड़ों पर चढ़ाया और वहां बने घोंसलों में झांकने और अंडे गिनने को कहा। सिरिल ने जो देखा था उन्हें बताया और डॉक्टर राव ने उसे अपनी काली डायरी में लिख दिया। जब वे घर पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। श्रीमती और श्री फिशर उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर राव का ये आखिरी दिन था। डॉक्टर राव बोले, मिसेज फिशर, आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगी यदि सिरिल और मैं अपनी बर्ड वॉचिंग जारी रखें। श्रीमती फिशर ने सिर हिलाकर अपनी अनुमति दे दी। सिरिल, तुम्हें तो इस जाति के पक्षियों को बचाने में मेरी मदद करनी होगी। जैसे ही वे घर से बाहर निकले, डॉक्टर राव बोल उठे। सिरिल ने पूछा, पक्षियों को बचाने में? हाँ, जो पक्षी तुमने देखे थे वे चाथस द्वीप के काले रॉबिन हैं। अभी तक तो हमें यही पता था कि 2 नर और 3 मादा ही जीवित हैं। वे न्यूजीलैंड के पूर्व में जो मांगरे द्वीप है वहां पाए जाते हैं। यदि इनका ख्याल न रखा गया तो ये पक्षी अपनी संख्या बढ़ाए बिना ही मर जाएंगे और फिर पृथ्वी से ये काले रॉबिन पक्षियों का नाम ही मिट जाएगा। डॉक्टर राव चिंतित होकर बोले। सिरिल ने परेशानी से पूछा, क्या हमारे काले रॉबिन भी मर जाएंगे? नहीं, हम उन्हें मरने नहीं देंगे। हम उन्हें जैसा भी होगा बचाएंगे। लेकिन कैसे? हम उनके अंडे चुराकर अन्य पक्षियों के अंडों में मिलाकर घोंसलों में रख देंगे। तब काले रॉबिन नए अंडे देंगे। इस तरह से हम हर ऋतु में अंडों की संख्या दुगनी कर सकेंगे। सिरिल ने उत्सुकता से पूछा, क्या अभी जाकर अंडे उठा लाऊं? हाँ, लेकिन बहुत सावधानी से। गंदे हाथों से अंडे उठाने में खतरा है। रॉबिन के अंडे बहुत छोटे और नाजुक होते हैं। सीले और गंदे हाथों से कीटाणु सीधे अंडे के खोल के सूक्ष्म रंगों द्वारा उनके भीतर जा सकते हैं। सिरिल बड़े ध्यान से यह सब बात सुन रहा था। इतने में डॉक्टर राव ने अपने थैले में से कई चीजें निकाली। उन्होंने सिरिल के हाथ धुलवाए और अच्छी तरह से पोंछने को कहा। फिर एक चम्मच जैसी चीज और छोटा डिब्बा निकाला। वे दोनों कीटाणुनाशक दवाइयों से धुले हुए थे। अंत में अपनी मोटी डायरी की मदद से डॉक्टर राव ने सिरिल को 2 घोंसले बताए जिनमें काले रॉबिन के अंडे रखे जा सकते थे। सिरिल ने उनके आदेशों का पूरी तरह से पालन किया और धीरे से 2 अंडों को फुदकी के 2 घोंसलों में रख दिया। जिन पेड़ों पर ये घोंसले थे उन पर निशाना लगा दिया। अब हमें काले रॉबिन का घोंसला तोड़ देना चाहिए, डॉक्टर राव बोले। सिरिल स्तंभ सा खड़ा रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब डॉक्टर राव ने मुस्कुराकर कहा, काला रॉबिन नया घोंसला बनाकर ही अंडे देता है। सिरिल ने चैन की सांस ली और मुस्कुराया। लौटते हुए डॉक्टर राव बोले, काश मैं यहाँ ठहरकर काले रॉबिन के परिवार को बढ़ता देख सकता, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए असंभव है। सिरिल, तुम्हें इस प्रयोग को पूरा करने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। सिरिल बोला, क्यों नहीं, मैं काले रॉबिन को बचाने में उनकी पूरी मदद करूंगा। श्रीमती फिशर को आने वाले दिनों में कई आश्चर्यजनक बातें देखने को मिली थी। संसार के अनेक भागों से उनके पास पक्षी प्रेमियों के पत्र आने लगे। पक्षी विशेषज्ञों ने उन्हें सिरिल जैसे पुत्र के माता पिता होने के लिए बधाई दी। सबसे विस्मयजनक बात तो तब हुई जब श्रीमती
और श्री फिशर ने एक समाचार पत्र में सिरिल का चित्र देखा। समाचार में बताया गया था कि उसने अपने गांव में 2 दुर्लभ पक्षी देखे और उनको बचाने के लिए उनके अंडे दूसरे घोंसले में रखे हैं। यह भी बताया गया था कि सिरिल ने फुदकी के घोंसलों को 2 बार साफ किया, क्योंकि फुदकी के छोटे से घोंसले में से काले रॉबिन की बीट वगैरह बाहर नहीं गिर पाती। सर्दी में काले रॉबिन कहीं सर्दी से मर ना जाए, उनके लिए भी सिरिल ने प्रबंध किया था। फुदकी के बच्चों को यह डर नहीं होता, क्योंकि प्रकृति ने उनके शरीर को इससे सुरक्षा प्रदान की है। लेख के अंत में लिखा था कि सिरिल के प्रयत्नों से अब संसार में पहले से अधिक काले रॉबिन मिलेंगे। उस दिन श्रीमती फिशर ने सिरिल को अपनी मेज पर बैठकर पढ़ते पाया। वे आश्चर्य से बोली, सिरिल तुम भूगोल पढ़ रहे हो? माँ, इसमें अचरज की क्या बात है? सिरिल ने कहा, यदि मैं भूगोल नहीं पढ़ूंगा और स्कूल नहीं जाऊंगा तो पक्षी विशेषज्ञ कैसे बनूंगा? श्रीमती फिशर यह सुनकर आश्चर्य और प्रसन्नता की मूर्ति बनी खड़ी रह गई। तो आशा करती हूँ बच्चों, पक्षी रक्षक जो पाठ है आपको अच्छे से समझ आया होगा।